तो उसी तरह से यहाँ भी है, समझ पाएंगे नहीं? तो ह्रस्व आ यदि छोटा आ, ह्रस्व आ, पढ़े लिखे लोग ह्रस्व बोलते हैं, बाकी छोटा आ बोलते हैं, तो कौन सही होगा? मतलब सब पढ़े लिखे हैं, है ना? अब ठीक है, तो छोटा आ अब हम ही बोल रहे हैं छोटा आ, तो क्या मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं? तो छोटा आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुण। और बड़ा आ मतलब दीर्घ आ, ए और औ, आए और औ, इनको क्या कहते हैं? वृद्धि। अब जहां हम कहेंगे गुण, छोटा आ, ए, ओ, जहां कहेंगे वृद्धि, बड़ा आ, आए, औ, क्या? बड़ा नहीं तो कौन सा? दीर्घ आ। और सही माने तो आपको बता दें, ह्रस्व आ और दीर्घ आ कहने के भी जरूरत तुमको नहीं है, तुम खाली ये बोल के बता दो। अच्छा, ह्रस्व मतलब जिनको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ मतलब जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, तो तुम कम समय लगा के बोल दो अ, और ज्यादा समय लगा के बोल दो आ, अपने आप ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसे बोल के देखते हैं, अ, ए, ओ, क्या? अ, ए, ओ, आ, आई, ओ, समझ पाए? बस ऐसे करके चलना है। अब ये जो तीन स्वर हैं इनको गुण कहते हैं, ये बात यही सूत्र बताता है। अब देखें ये कैसे बताता, कैसे बोला था क्या ये? और देखते हैं, बोलता नहीं है लेकिन इसको तोड़ के देखो, अपने आप समझ, जो ना समझ में आए तोड़ दो, चाहे वो शब्द हो या इंसान, तोड़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको एक बार हम तोड़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें से ये तीन वर्ण निकलते कि नहीं निकलते। आओ देखते हैं। तो अदेंग गुणा लिखा है, जब इसको तोड़ेंगे तो अदेंग को तोड़ेंगे तो बनेगा अत और एंग, ये दो निकलेंगे। यहाँ एक व्यंजन संधि हो जाती है, उसको कहते हैं झलाम जसो अंते। हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। उसमें होता क्या है कि पहले जो भी अक्षर होगा वो अपने से तीसरे अक्षर में बदलेगा। पहले अक्षर है यहाँ ता, और ता तीसरे में बदलेगा तो ता को तीसरा क्या बनेगा? दा। तो यही तो तीसरा दा बना है। ठीक, व्यंजन संधि में बताएंगे। तो अत, एंग और गुड़ा ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखना, अदेंग गुड़ा को तोड़ेंगे तो तीन पद बनेंगे, अत, एंग, गुड़ा। अब अत का मतलब अलग जान लो, एंग का मतलब अलग जान लो, जो वर्ण आएंगे वही गुण होता है। अत का मतलब छोटा आ, अगर अत लिखा तो छोटा आ, और आत लिखा होता है तो बड़ा आ होता है। ठीक है, तो यहाँ अत लिखा इसका मतलब छोटा हो गया। ये एंग है, ये एंग एक प्रत्याहार है, किससे बना हुआ है? एओंग नाम के माहेश्वर सूत्र से। एओंग माहेश्वर सूत्र है, इससे एक प्रत्यय बनाओ तो देखो एंग बनेगा। आगे का ए ले लो, पीछे का अंगा ले लो, एंग बना। अब एंग प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे बताओ जरा? कौन कौन से? दो, ए और ओ। तो एंग का मतलब क्या हो जाएगा? ए और ओ। तो अब अत बराबर अ, एंग बराबर ए और ओ। तो इस तरह तीन वर्ण आ गए, आ, ए, ओ। इन तीन वर्णों को क्या कहते हैं? यही ये देखो यहाँ लिखा था, तो वो हमने हिंदी में आपको समझा दिया था, यही ये सूत्र बताता। समझ पाए? अब अगर कोई पूछे कि गुण संधि का सूत्र बताओ तो किसे बताओगे? लेकिन कोई कहे ये कि अदेंग गुणा क्या है? गुण संज्ञा का। अदेंग गुणा क्या बताता है? अदेंग गुणा कहता है कि तीन वर्ण हैं, एक है ह्रस्व आ, एक है ए और एक है ओ। इन तीन वर्णों को गुण कहते हैं। इन तीन वर्णों की संज्ञा है गुण। ऐसा बोलता कौन है? अदेंग गुणा। समझ पाए? अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए। गुण संधि और गुण संज्ञा में कर लोगे। गुण संज्ञा का सूत्र बताओ। गुण संज्ञा का तुमने नहीं समझ में आया? गुण संज्ञा का तो आद गुण, गुण संधि का सूत्र है। समझ गए? आगे बढ़े। गुण, गुण आ, ए, ओ, वृद्धि। ध्यान रखना, जैसे कहे गुण आ, ए, ओ, जैसे कहे वृद्धि। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, एक चीज तुमने ध्यान दिया है कभी, जो संधियों का ये नामकरण किया गया है, किसके आधार पर संधियों का नाम रखा गया है? संधि का नाम किसके आधार पर? प्रत्याहार के आधार पर संधि का नाम नहीं है। संधि का नाम जानना चाहते हो किसके आधार पे है? बोलो, बता दे। अच्छा, किसे बताओगे तो नहीं? पक्का बताओ, कसम खाओ। अच्छा कसम तुम न खाओ, बस किसी को बताना नहीं। अच्छा कसम न खाना। हाँ, ये कहने कसम का है, खाए खाना है तो किसी खोपड़ी खाएं, तुम्हारी बात भी सही है।
चलो कोई बात नहीं, साल 2 साल बाद खाओ। सुनो ध्यान से कि ये तो पीछे वाले सब देवकता हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। बस कितनी अच्छी सोच है। वो कह रही हैं कि जिस जिस पर जग हंसा है उसने एक इतिहास रचा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं। आपको तो लेक्चरर होना चाहिए। आपको तो प्राइमरी में सिलेक्शन लेना नहीं चाहिए। जाइए, हट जाइए यहाँ से, तुरंत टीजीटी की तैयारी करिए। आपको तो लेक्चरर होना चाहिए, और क्या। अब आगे चलते हैं। जो संधि का नामकरण किया गया है वो संधि के परिवर्तन के आधार पर किया गया है। जैसा वर्ण परिवर्तित होकर के आता है वैसा ही उसका नाम रख दिया जाता है। आपने दीर्घ संधि पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दीर्घ संधि में देखा था कि एक स्वर प्लस समान ही दूसरा स्वर आता था तो दोनों मिलकर क्या हो जाते थे? बड़ा बराबर दीर्घ। मतलब ह्रस्व का परिवर्तन दीर्घ में, यही तो हुआ था। छोटा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा। मतलब ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ, ह्रस्व ई मिलकर, ह्रस्व ई मिलकर, ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर दीर्घ री। तो कुल मिलाकर परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ में, इसीलिए उसका नाम है दीर्घ संधि। और जहां पर परिवर्तन इन 3 स्वरों में होता है, और इन 3 स्वरों का नाम क्या है? तो जहां परिवर्तन इन गुण वर्णों में होता है उसको कहते हैं गुण संधि। अभी गुण संधि पढ़ाएंगे, देखना सारा परिवर्तन यही 3 अक्षर में होगा। और जहां पर इन 3 अक्षरों में, इन 3 अक्षरों का नाम क्या है? तो जहां पर इन 3 वृद्धि के अक्षरों में परिवर्तन होगा उसका नाम होगा वृद्धि संधि। तो संधि का जो नामकरण किया गया है वो संधि के परिवर्तन वाले वर्ण के आधार पर किया गया है। जहां परिवर्तन दीर्घ अक्षरों में वहां दीर्घ संधि, जहां परिवर्तन गुण के अक्षरों में वहां गुण संधि, जहां परिवर्तन वृद्धि के अक्षरों में वहां वृद्धि संधि, जहां परिवर्तन यड़ के अक्षरों में वहां यड़ संधि। आगे बढ़ाते हैं, पहले ये संधि पढ़ा दें आज, गुण संधि। तो देखिए इसमें देखो जरा, ये दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है। अब देखिए गुण संधि में होता क्या है। तो गुण संधि में वैसे तो 2 ही पद हैं, और जबकि होने चाहिए 3 पद, और हैं कितने? 2, आद और गुणा। तो क्या करेंगे? तो यहाँ एक पद उधार लिया जाएगा। आद और गुणा लिखा है तो एक पद उधार ले लेंगे। उधार किससे लेंगे? किसी सूत्र से ले लेंगे। जब कभी किसी चीज की कमी पड़ती है तो पढ़ने ने एक उधार की प्रक्रिया रखी है कि किसी दूसरे सूत्र से उसको हम उधार ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3 पद बनाने चाहिए तभी तो एक पहले वाला पद होगा। अब जैसे देखो आदगुणा हमने तुमको अका सवर्णे दीर्घा तुमको बताया था, तो अका सवर्णे दीर्घा बताया था। तो अका सवर्णे दीर्घा में 3 पद थे। अका ये पहले वाले का बोध कराएगा, सवर्णे ये बाद वाले का बोध कराएगा, और दीर्घा इन दोनों से मिलकर के जो वर्ण बनेगा इसका बोध कराएगा। लेकिन इसमें तो 2 ही हैं, कौन सा पहले वाला, कौन सा बाद वाला, कौन सा परिवर्तन, तो इसमें कमी है। तो क्या करेंगे, इसमें एक का हम आगम कर लेंगे, मतलब उधार ले लेंगे, अच। तो ऐसे जब उधार लेंगे अच तो बनेगा आत, अच और गुणा। लेकिन जब हम अच को लेते हैं यहाँ पर, वैसा व्याकरण शास्त्र के अनुसार अच को ही उधार लेना। उधार का मतलब जानते हो? उधार का मतलब जैसे मान लो घर में, यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जो कमरा लेकर किराए पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अच्छा, कितने लोग किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं यहाँ? इसका मतलब आधा दुर्गेंद्र तो किराए पर रह रहा है, आधा का आधा ज्यादा रह रहा है। अब तुम बताओ, जैसे मान लो कि पढ़ाई भी करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अब स्वस्थ शरीर होगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और स्वस्थ शरीर के लिए खाना भी जरूरी है, तो खाना भी बनाना है। अब पढ़ाई भी करना, खाना भी बनाना है। अब पता लगे खाना बनाने किचन में पहुंचे तो देखा दाल बनाना है, जीरे नहीं है, तेले नहीं है, मिर्चे खत्म हो गया। और लड़कों की खासियत होती है, अगर लड़का पढ़ने वाला है तो उसके किचन में सारा सामान नहीं पाओगे। और अगर लड़का पढ़ रहा है उसके किचन में सारा सामान मिल गया तो समझो वो लड़का खाली यही कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। ये सही है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि पढ़ाई पर जो ध्यान देगा वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा। तो इस तरह से जैसे मान लो तुम दाल छौंकने लगे, जीरा कम हुआ तो क्या करोगे? तो यही किया जाएगा नियमता कि बगल में लड़का लड़की रहता तो उससे उधार मांग लो, उधार मांग के अपना काम चलाओ। वो क्या मिर्चा कम हो जाए तो तुमसे मांग ले जाए। वही प्रक्रिया पाणिनि ने अपने सूत्रों में रखी है, उसको कहते हैं अनुवृत्ति।
उसी उधार की प्रक्रिया को पाणिनि ने कहा अनुवृत्ति कहा। सूत्रों में अगर किसी चीज की कमी है अगर, तो तुम दूसरे सूत्र से उधार ले लो, उधार लेकर के अपना काम चला लो। तो इसी तरह से इसमें हर संधि के सूत्र में 3 पद होंगे। अगर 3 पद नहीं तो समझो वो सूत्र अधूरा है, हालांकि पाणिनि ने उसको पूरा बनाया होगा। अधूरा तो उसमें उधार लेके करेंगे। तो यहां भी 2 ही पद थे। 3 पद क्यों, ये बात समझ पाए हैं? क्यों 3 पद? एक पहले वाले का सपोर्ट करेगा, एक बाद वाले का सपोर्ट करेगा, और एक इन दोनों से जो नया वर्ण तैयार होगा वो इसका सपोर्ट करेगा। अगर एक को गायब हो जाएगा इसमें से तो कैसे पता चलेगा कि पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, परिवर्तन क्या होगा? 3 पद होना चाहिए। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार गुण संधि में अच को ग्रहण किया जाता है। अच बराबर स्वर होता है, लेकिन जब हम अच को ग्रहण करेंगे अगर, तो यहां पर समस्या ये आएगी कि यहां दीर्घ संधि भी बनने लगेगी। इसलिए हमने क्या किया, ये खाली हमारी अपनी परंपरा है कि हमने अच को ना ग्रहण करके यहां पर इक को ग्रहण किया। हालांकि व्याकरण शास्त्र के ये अनुकूल नहीं है, लेकिन इक को अगर ग्रहण कर लेंगे तो सूत्र अच्छा बन जाएगा और तुम लोगों को हम समझा सकते हैं। ये खाली हमारा मानना है। बाकी अन्य किताबों में अन्य टीचर पढ़ाएंगे तो वहां अच ही को लेंगे, अच ही लेंगे, लेकिन हम केवल ये इक को लेके पढ़ा रहे हैं ताकि समझ जाओ। अब ये सूत्र पूरा हो गया। इधर बना आद, इधर हो गया इक, और इधर हो गया गुणा। आद है, इक है, गुणा है। अब इन तीनों का मतलब निकाल लो, इन तीनों का अर्थ निकाल लो। जो अर्थ निकलेगा वही इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब आद का मतलब क्या, हम यहां तुमको समझाए थे कि अगर अत लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है छोटा आ, होता कि नहीं होता है? अगर आद लिखा है तो बड़ा, लेकिन कुछ स्थल पर आद का मतलब छोटा और बड़ा दोनों हो सकते। तो यहां आद का मतलब छोटा आ भी होगा और बड़ा आ भी होगा। और इक का मतलब क्या होगा ये तुम बताओगे। इक प्रत्याहार है कि नहीं है? इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएगा? कल पूछा था, कल बताया था ना। अच्छा, कितने लोग नहीं जानते हैं कि इक में कितने वर्ण आएंगे? ईमानदारी से बताओ तो हम बताते हैं। कितने लोग नहीं जानते हैं? तुम तो देवी जी रोज आती थी तब वो नहीं जानती हो। अच्छा, जब 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 हम बताए हैं तब तब तुम नहीं आई हो। आज हम बता रहे हैं, आज के बाद हाथ मत उठाना कि नहीं पता। आओ बताते हैं। देखो, 2 माहेश्वर सूत्र हैं, एक है अयुण और दूसरा है रीलृक। अब इन्हीं से तो प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनता है। अब देखो ध्यान से, जैसे कहें अक तो आ से लेकर का तक बनाओगे तो अक होगा तो कितने वर्ण आएंगे? 1 2 3 4 5। लेकिन यहां है इक, तो इक इन 2 माहेश्वर सूत्र ई से लेकर का तक बनेगा। आ हटा दो तो इक प्रत्याहार बना। देखो ई से लेकर का तक, देखो है कि नहीं है? अब उसमें वर्ण गिन डालो, 4 की 5 की 6। हमको तो 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। हलंत वाले वर्णों को नहीं गिनते हैं। गिनोगे तो नहीं ना? हाँ, तो 1 2 3 4 हलंत वाले वर्णों को नहीं गिनेंगे। तो इस तरह एक प्रत्याहार में 4 अक्षर आएंगे, ई उ री लरी, यही तो होगा। तो आद का मतलब है छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ, और प्लस इक। तो आद का मतलब छोटा या बड़ा आ, इक का मतलब है ई उ री लरी। और गुड़ा मतलब क्या? गुड़ा मतलब गुड़। कौन सा गुड़? आ ए ओ। अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। सीधे हम चाहें तो तुमको बता दें, लेकिन वो तुम रटे हो, उसको बताने से कोई मतलब नहीं है। नई चीज जानो। गुड़ संधि में तुमको पता है कि आ के बाद ई आता है तो ए बनेगा। उधर तो कुछ और बन रहा है, उधर तो सपने बन रहे हैं। सोओगे क्या तुम? हम कसम खिलाएंगे, जान लो। जब आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, पता है ना? लेकिन क्यों बनेगा? कुछ और क्यों नहीं बनेगा? आ के बाद ई आए तो ओ क्यों नहीं बन जाएगा? बेटा उसको सुरक्षित रख लो, वो हमारा है। तो आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखो ध्यान से, आद के बाद इक आए, चाहे ऐसे बोलो और चाहे कह दो कि पहले वाले शब्द के अंत में आ जाए, छोटा या बड़ा आ हो, और बाद के आरंभ में ई उ रीलरी आ जाए, चाहे ऐसे बोलो और चाहे ऐसे बोलो। आत के बाद
इक आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुड़ा बराबर गुड़ हो जाएगा। मतलब आ के बाद ई आए तो यहाँ ये नहीं कहा कि ए हो जाए, कहीं लिखा ए हो जाए, यहाँ तो लिखा आ के बाद ई आए तो गुड़ हो जाए। और गुड़ होने का मतलब आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि आत बराबर आ, इक बराबर ई उ री, आ के बाद ई उ री आ जाए तो इनके स्थान पर तीनों हो सकते, आ भी, ए भी, ओ भी। अब तुमको छांटना है कि इनमें से किसको रखोगे और किनको भगाओगे। तो सुनो ध्यान से, इसके लिए उच्चारण स्थान देखो, इसका उच्चारण स्थान देख लो और इसका उच्चारण स्थान देख लो। इन तीनों में से किसी एक से मैच करेगा जरूर, जिससे मैच कर जाए उसी को रखो, बाकी हटा दो। आ का उच्चारण स्थान क्या है और ई का, इचु यशानाम तालु, ई का तालु हो गया। तो कंठ और तालु, अब इन तीनों में देखो कंठ तालु किसका है, ए का कंठ तालु है तो ए को रोको, बाकी इनको हटा दो। समझ पाए? तो उच्चारण स्थान के कारण संधियों में परिवर्तन होता है, ये हमने कल आपको समझाया था। और उसी उच्चारण स्थान के कारण, और कोई भी संधि हो, किसी भी संधि में परिवर्तन कर रहे हो, तुमको परिवर्तन केवल उच्चारण स्थान के आधार पे ही करना भी है और दिखेगा भी उच्चारण स्थान के आधार पे। अब आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए, और दोनों में समानता भी है। आ कंठ वाला है, ई तालु वाला है, और ए हुआ ये कंठ तालु वाला। ए दे तो कंठ तालु हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ पाए? समझे? आगे चलो, ये जैसे लिखा है आ और ये लिखा है उ, आ और उ मिलकर क्या बनेगा, नहीं, आ और उ मिलकर गुड़ बनेगा। कहीं लिखा ओ बनेगा, क्या बनेगा, तो गुड़ बनेगा। तो गुड़ में कितने अक्षर हैं, आ, ए, ओ, ये तीनों बन सकते हैं। तो आखिर इस तीनों में से हम कौन रोकेंगे, किसको रोकेंगे, जिनका उच्चारण स्थान इन दोनों से मैच कर जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, उ का क्या है, ओष्ठ। अब इन तीनों में देखो कंठोष्ठ किसका है, ओ का कंठोष्ठ है, ओ रुकेगा, बाकी हट जाएंगे। तो आ, इसीलिए हम हिंदी में खाली मुख्य बात को याद रखते हैं, बाकी बीच की चीजें भूल जाते हैं। आ और ई मिलकर ए बनता है, ये पता रहता है, क्यों बनता नहीं पता, क्योंकि हिंदी में खाली, हिंदी सरल विषय है, उसको संस्कृत से हिंदी इसीलिए बनाई गई कि कठिन चीजों को छोड़कर सरल सरल को पढ़ लिया जाए। तो आ और ई ए होता है, उसका कारण है उच्चारण स्थान। आ और उ मिलकर ओ बनता है, उसका कारण क्या है, उच्चारण स्थान। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसी तरह से आ और री, इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, तो इन दोनों के स्थान पर तुमको पता है कि अर बनता है, ये पता है ना, क्यों बनता, तो सुनो। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है मूर्धा। आ का उच्चारण स्थान है कंठ और री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो इन तीनों में देखो किसका उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है किसी का, कंठ और मूर्धा किसी का नहीं है। तो जब दोनों नहीं मिलते हैं तो जो एक होगा वही ले लिया जाएगा। तो आ को ले लिया गया, और जब आ को यहां पर ले लिया गया तो खाली आ तो हुआ, तो ये इसका तो सपोर्ट कर रहा था लेकिन इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसके समकक्षता के लिए, समकक्ष रखने के लिए, इसके लिए भी रा का प्रयोग किया गया, तो हो गया। अब रा का भी उच्चारण स्थान देखो, री के समकक्ष होगा। इस आ का उच्चारण स्थान इसके समकक्ष है, तो इस रा का उच्चारण स्थान इस री के समकक्ष है। री का मूर्धा है तो रा का भी मूर्धा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसी तरह आ और री बराबर होता है कंठ और दंत। कंठ और दंत उसमें नहीं था तो कंठ वाला मिला, और इस दंत के लिए इसके समकक्ष ला को रखा गया। देख लो, री का भी दंत है और ला का भी दंत है। इस तरह से आ प्लस ई मिलकर ए बन गया, आ और उ मिलकर ओ बन गया, आ और री मिलकर अल बन गया, तथा आ और री मिलकर के अल बन गया। यही इतना याद रखते हैं, लेकिन इनका सबका मूल कारण होता है उच्चारण स्थान। बात समझे कि नहीं? चलो बताओ, आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए की गुड़, ए बनेगा कि गुड़ बनेगा? अच्छा, आ और ओ मिलकर गुड़ बनेगा। गुड़ कहो या ओ कहो। आ और री मिलकर अल, आ और री मिलकर, और आद और ई मिलकर आत और इक मिलकर गुड़। अच इसलिए नहीं रखा, यहाँ अच मिलेगा। अच अगर रख देते तो अच का मतलब सारे स्वर आ जाते, और सारे स्वर आते तो इधर आ जाता, इधर आ भी तो आ सकता था, तो दोनों मिलकर दीर्घ बनने लगता।
तो उसको फिर से समझाना पड़ता कि यहाँ से दीर्घ वाले काटो, शेष जो बच्चे उनको लेके आओ। तो इस तरह से इसको यही मान के चले, ज्यादा ठीक होगा कि आत प्लस इक ये दोनों जब मिलेंगे तो गुण बन जाएगा। अब गुण बनने का मतलब तीनों में से कोई भी स्वर हो सकता है। तो जो जिसके समकक्ष बैठेगा, जो जिसके उच्चारण स्थान के समान होगा, वही बना दिया जाएगा। समझ पाए? कर लेंगे। आप एक बार सूत्र बोलो, दीर्घ सूत्र, लेकिन यही इतना बताना, ये तो समझाने के लिए तुमको कह रहे थे। गुण संधि का सूत्र क्या होगा? आद गुणा कि अदेंग गुणा? अदेंग गुणा नहीं होगा। क्यों? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा माने नाम। ये पंडित जी हैं, ये नामकरण करते हैं, ये खाली नाम बताएंगे कि किसका क्या नाम है, और ये नियम बताएगा कि कैसे क्या करना है। समझ पाए? आओ अब उदाहरण देते एक एक करके तुम लोगों को गुण संधि के। और उदाहरण तो कर ही लोगे सब लोग, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ही, क्योंकि उदाहरण तो सब लोग किए बैठे हो पहले से। आओ देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है उप प्लस इंद्र। क्या लिखा हुआ है? उप प्लस इंद्र। सबको पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा? लेकिन प्रक्रिया देखते हैं कैसे किया जाए जो सही निकलेगा। क्योंकि देखो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोगों को पहले से रटे रहते हैं। अब रटे रहते हैं, उसके लिए हमको प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, कैसे बनेगा इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्या बनेगा ये पता रहता है। लेकिन चलो एक प्रक्रिया करके दिखाते हैं। ये क्या है? अरे बोलो भाई, ये क्या है? उप के अंत में आ है, तो आ को अलग कर लेते हो। जैसे आ को अलग करेंगे तो हो जाएगा उप आ प्लस ई और द्र। अब इस इतने में संधि करना है, आ और ई में संधि करना है। तो आ और, अच्छा ये क्या है? ये है आद। क्या है ये? और ये क्या है? इक। और आद और इक जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? गुण बनेगा। अब गुण में 3 अक्षर हैं, कौन कौन से? आ ए ओ। तो हम कौन सा अक्षर यहाँ रखेंगे? क्यों ये रखेंगे? क्योंकि हम उस अक्षर को रखेंगे जिसका उच्चारण स्थान इससे और इससे मैच करे। तो आ और ई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए कंठ तालु वाले रखेंगे तो ए बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा उप ए द्र। अब उसके बाद हमने कल भी बताया था कि जब संधि से परिवर्तित होकर स्वर आता है तो आपके किधर जाएगा? वो बाएं। तो बाएं जो भी व्यंजन होगा उसमें लगेगा। तो बाएं कौन सा व्यंजन है? पा। तो पा में एक ही मात्रा लगा दो, क्या बन जाएगा? उपेंद्र बनेगा। उपेंद्र बन गया। इसी तरह से एक उदाहरण और देखो, जैसे लिख, बहुत सरल उदाहरण है, महा प्लस उत्सव। क्या बनेगा? कैसे महोत्सव बना? यहाँ आ है? अच्छा ये आ है कि आत है? दोनों कह सकते हो, खाली आ कहोगे। पढ़े लिखे लोग आद कहते हैं, बाकी आ कहते हैं। तो क्या है ये? अच्छा, सब लोग अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना चाहते हैं। एक कहानी सुना है तुमको, साबित करने वाली कहानी। एक बार एक शर्त लगाई गई, जितने भी आलसी थे सबको इकट्ठा किया गया। जैसे तुम लोग बैठे वैसे बैठे थे। आलस, तुम आलसी थोड़ो ना हो, तुम आलसी हो ही नहीं सकती। अच्छा ये आलसी हो सकती है? क्या नाम तुम्हारा? प्रगति आलसी हो सकती है? हो सकती कि नहीं? सही बताओ। नहीं हो सकती, बल्कि आलसनी हो सकती है। आलसी कैसे हो सकती है बताओ? हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तभी सही। आओ देखो, तो आलसियों को बैठा गया, आलसियों की सभा बुलाई गई, सभा बैठाई गई, और फिर 2 लोग यहाँ खड़े हो गए और 500 की नोट जेब से निकाले, और मंच से और सभा की दूरी थी 10 मीटर। मतलब यहां से और जहां सभा थी वहां की दूरी थी 10 मीटर। 500 की नोट निकाल के इसे किया गया और कहा गया कि जो भी आलसी सबसे पहले हमारे पास मंच पे पहुंचेगा उसको ये 500 रुपए दिए जाएंगे। और कहा यह भी साथ में कि जब हम सीटी बजाएंगे तब दौड़ना शुरू करना है। पूरी सभा बताया गया, सीटी बजाएं, और जैसे सीटी बजाएंगे 10 मीटर की दूरी तय करके जो सबसे पहले मंच पे आएगा उसको 500 रुपए देंगे।
सीटी बजाई गई, सब लोग दौड़े। दौड़ भाग इतनी लंबी तगड़ी हुई कि दौड़ते दौड़ते कोई गिरा, किसी का मुंह फूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का हाथ टूटा, कुछ भी हुआ, लेकिन एक आदमी नहीं दौड़ा। एक आदमी कुर्सी पर ऐसा बैठा था। अंत में देखा, जो संचालक थे, जो प्रायोजक थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। उससे पूछा, क्यों भैया, तुम दौड़ने छोड़ो, हाथ तक नीचे नहीं किए, क्यों ऐसा? तो कह रहा है, क्या 500 रुपए के लिए हाथ उठाएं, क्या 500 रुपए के लिए दौड़े वहां तक आए, क्या 500 रुपए में क्या रखा है, यही सकून है, ठीक है। वो 500 रुपए उसी दिए गए। आलसियों की सभा थी ना, चेक करना था आलसी सबसे बड़ा कौन है ना। तो जब उठ के दौड़ने गया तो आलसी बच्चा कहाँ? वो आलसी बच्चा, अच्छा बताओ, वो तो कामकाजी हो गया, वो तो कर्मचारी हो गया, दौड़ के काम कर रहा है। आलसी तो वो जो चुपचाप पड़ा रहे। तो वही चीज है, चुपचाप पड़ा रहे तो वो आलसी है, बाकी जो दौड़ जाएगा वो आलसी कहाँ बच्चा। आओ इधर दिखाते, ये हम महा है, महा के अंत में क्या है? तो वही सब लोग अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। आत या आ दोनों कह सकते हो। और इधर क्या है, ये सही बताओ, ऊ है या इक है? अरे भैया, इक भी तो कह सकते हो, ऊ भी तो कह सकते हो, पढ़े लिखे लोग इक बोलते हैं। तो ये क्या है? इक है। तो इसको अलग करके दिखाते हैं। अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा, मह आ प्लस ऊ प्लस सवाह, ऐसे बनेगा। अब आ और ऊ इन दोनों की संधि करेंगे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये कंठ या ओष्ठ है, दोनों मिलकर कंठोष्ठ, तो बन जाएगा मह ओ सवाह। दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा? महोत्सवाह। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। कर लोगे अब, कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरा उदाहरण आता है री का। और री के उदाहरण को जानने से पहले तुमको एक बात जाननी अच्छी से। री का उदाहरण लिख दे रहे हैं, बाकी हम री का उदाहरण तभी समझाएंगे जब कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। जरा तुम लोग ये बताओ, बल्कि यहां लिख देते हैं, ये री वाला उदाहरण है, महा प्लस ऋषि है। जरा तुम लोग ये बताओ, रा कितने होते? रा जानते हो? रा 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 रा, ये वाला रा, ये वाला रा कितने तरह होते हैं? ऑप्शन सुनो, 2 3 4 5। कितने तरह रा होते हैं? 3 कि 2 कि 4 कि 5? 3। अच्छा, कितने लोग 3 कह रहे हैं? हाथ उठाओ। ऐसे हाथ नहीं उठाना है, ऐसे हाथ उठाना है। 3। और कितने लोग 4 कह रहे हैं? कितने लोग 5 कह रहे हैं? और कितने लोग कुछ नहीं कह रहे हैं? वो जो लोग हाथ नहीं उठाए वो पता कौन है? ये उसी सभा से आए हैं। भाई वो कहे, क्या छोटी सी जानकारी के लिए हाथ उठाना? ये छोटी जानकारी नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी जानकारियां ही हमको बड़ी जानकारी देती हैं। शक्तिमान सीरियल आता था, सीरियल समाप्त होता था, बाद में एक छोटा सा 5 मिनट के लिए फिर शक्तिमान आता था। वो कहता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तुम बड़ी चीजें सीख लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। छोटी चीजों में कंफ्यूजन होती है। कारण क्या है कि लोग ये जानकर नहीं सोचते, अरे छोटी बात तो है, क्या जाने इसमें। आओ बताते तुमको। रा कितने तरीके के होते हैं? केवल 3। और बाकी जितने रा हैं वो उसी 3 के अंतर्गत ही हैं, कहीं अलग नहीं है। तो इस उदाहरण को जानने से पहले तुमको ये रा के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहां रा आएगा। सुनो ध्यान से। रा 3 तरह का होता है। एक सीधा रा होता है, ये पूर्ण रा कह सकते हो इसको, या ऐसे ये रा समान सीधा रा रहता है। दूसरा रा होता है जो ऊपर लगता है, उसको कहते हैं रेफ वाला रा। और तीसरा रा होता है जो नीचे लगता है, जैसे प्रा आदि में लगाया जाता है, और इसको कहते हैं पदेन रा। 3 रा होते हैं। नीचे लगा पदेन रा। पदेन इसलिए क्योंकि पद में लगा, पद माने पैर, और पैर कहाँ होते हैं? नीचे, तो नीचे लगा तो पदेन रा। एक रेफ का रा ऊपर होता है, एक पूर्ण रा होता है। बाकी जो तुम ड्रम में लगा रहे हो रा, वो पदेन रा होता है। यही पदेन रा जब टवर्ग में लगता, टा ठा डा ढा डा, इसमें जब पदेन रा लगता तो वो ऐसे लग जाता है, इसलिए इसको अलग ना मानना, ये पदेन रा होता है। और चौथा जिसको सब लोग बता रहे हो, जैसे ये ऐसे लगाया जाता है, वो रा होता ही नहीं। रा छोड़ो, वो व्यंजन ही नहीं है, वो री होता है। ये ऐसे प्री, ऐसे त्री, ऐसे ह्री, ऐसे क्री, वो रा नहीं री होता है।
और री छोड़ो, मतलब ये स्वर नहीं और व्यंजन नहीं, स्वर होता है और बाकी रा व्यंजन होता है। तो रा खाली 3 होते हैं, एक रा पदेन वाला, एक रा रेफ वाला और एक रा संपूर्ण वाला, ये होता है। समझ पाए कितने रा होते हैं? 3। इतना सब जान गए ना। अब तुमको ये जानना है कि रा जब ये यही है तो ये कब ऊपर लग जाता है ऐसे बनकर और कब पदेन बनकर नीचे लग जाता है, ये कितने लोग जानते हैं? मतलब यही रा कभी ऊपर लग जाता है, कभी नीचे लग जाता है, कभी सीधे रह जाता है, कब ऐसा होता है? जानना चाहोगे? आओ तुमको बताते हैं कि रा एक है, इसी रा की 3 गतियां होती हैं। कभी रा ऊपर लगता है, कभी रा नीचे लगता है, कभी रा सीधे रहता है। तो कब ऊपर लगता है अभी थोड़ी देर बाद जानना है तुमको। कब नीचे लगता है, हंसो ना जानो। और कब सीधे लगता है ये अभी तुमको बताते। आओ बताएं। देखिए, जब सुनना ध्यान से, जब रा हलंत से युक्त हो, ध्यान रखना, जब रा हलंत से युक्त हो तो इसके बाद अगर स्वर आ जाएगा तो ये स्वर रा में मिल जाएगा और रा सीधे ऐसे रह जाएगा। ध्यान से सुनना, जब कभी रा हलंत से युक्त हो, किससे युक्त हो? किससे? ई मोहल्लम, हाँ उधर मोहल्ला में बोलो भाई, हलंत से। किससे? दीपक तले। पता लगे दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता, पता तुमको? नहीं जानते दीपक तले अंधेरा रहता है? दीपक डिब्बी जला के रखो, मोमबत्ती जला के रखो, नीचे अंधेरा होता है, देखा है? लेकिन तुम चाहो तो वहां का अंधेरा मिट सकता है। कब मिट सकता है? दूसरे दीपक जला करके, उसके नीचे का अंधेरा ये मिटा देगा, इसके नीचे का अंधेरा वो मिटा देगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इधर दीपक जल रहा है, दूर तक प्रकाशित कर रहा है, दीपक तले अंधेरा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ तो ठीक है। तो जब कभी रा हलंत से युक्त हो और उसके बाद स्वर आ जाए तो रा कहाँ जाता है? तो रा पूर्ण रा रहता है, सीधा रा होता है, ना ये ऊपर जाएगा और ना ये नीचे जाएगा, सीधे रहेगा। और जब कभी रा हलंत से युक्त हो और इसके बाद स्वर न आकर व्यंजन आ जाए तो ये रा ऊपर चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात समझे? फिर से बोलते हैं, जब रा हलंत से युक्त हो और रा के बाद स्वर आ जाए तो रा कैसा होगा? सीधा होगा। जब रा हलंत से युक्त हो इसके बाद व्यंजन आ जाए तो रा कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? उदाहरण दें? तुम बता दोगे? पक्का? चलो, रा प्लस आ क्या बनेगा? कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, रा प्लस पा। तो ये रा कहाँ जाएगा? ऐसे। समझे कि नहीं? एक और उदाहरण देखो, रा प्लस हा, रा प्लस हा कहाँ जाएगा? अरे सीधी सी बात, तुमको इतना बता दिया, रा के बाद व्यंजन हो तो रा ऊपर जाता है और रा के बाद स्वर हो तो स्वर रा में मिल जाता है। अब रा के बाद स्वर है या व्यंजन है तो ये रा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और मान लो इसे लिख दे रा प्लस ई। अब बताओ तो क्या हो जाएगा? री मात्रा लग जाएगी इसमें। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? तो रा अगर हलंत से युक्त है और रा के बाद व्यंजन है तो रा कुत्र कहाँ जाएगा? ऊपर। और रा के बाद अगर स्वर आ जाए तो सीधा रह जाएगा। इतनी बात समझे?